अगला जो जनित्र था हमारा, हमने पढ़ा था कंपाउंड जनित्र, जिसको कई भागों में वर्गीकृत किया गया था। देखते हैं 3 नंबर पे था कंपाउंड जनित्र। देखिए कंपाउंड जनित्र हमने यहां पर इसको वर्गीकृत किया था 2 तरह से। देखिए एक तो हमने बताया था आप लोगों को कि ये 2 भाग में एक तरफ बताए थे, एक बताया था हमने आपको लॉन्ग शंट के रूप में, दूसरा शॉर्ट शंट के रूप में, और दूसरी तरफ इसको वर्गीकृत किया था हमने डिफरेंशियल कंपाउंड और कम्युलेटिव कंपाउंड। डिफरेंशियल कंपाउंड और कम्युलेटिव कंपाउंड 2 तरह से, एक तो लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट, दूसरा डिफरेंशियल और कंपाउंड। अब यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र, कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र या कम्युलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र। सबसे पहले हम लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट को पढ़ लेते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले आइए लॉन्ग शंट पे। लॉन्ग शंट, आपने शंट जनित्र पढ़ा, थोड़ा सा परिवर्तन, जहां पर सीरीज फील्ड वाइंडिंग को, पहले कंपाउंड देख लेते हैं, इसमें देखना है, इसमें आप नोट करके लिख सकते हैं कि फील्ड वाइंडिंग को जब 2 भाग में बांट दिया जाता है, कमा एक सीरीज फील्ड तथा दूसरी शंट फील्ड। तो वह मशीन क्या कहलाती है? वह मशीन कहलाती है वह मशीन कहलाती है कंपाउंड जनित्र। अर्थात यहाँ पर हमारे पास फील्ड वाइंडिंगें 2 हैं। कंपाउंड जनित्र में फील्ड वाइंडिंगें 2 हैं। एक कौन सी है? एक है सीरीज फील्ड और दूसरी है शंट फील्ड। शंट जनित्र में हमने पढ़ा था केवल हमारे पास एक फील्ड वाइंडिंग थी, जिसे हमने बोला था शंट फील्ड वाइंडिंग। सीरीज जनित्र में हमने पढ़ा था एक फील्ड वाइंडिंग, जिसे हमने बोला था सीरीज फील्ड वाइंडिंग। अभी इन्हीं दोनों का संयोजन, अर्थात या ये भी कह सकते हैं कि फील्ड वाइंडिंग को 2 भाग में बांटना, एक को बना देना है सीरीज फील्ड और दूसरे को बना देना है शंट फील्ड। अर्थात सीरीज और शंट दोनों जनित्र के गुण जब एक में शामिल हो जाएंगे तो वो कहलाएगा कंपाउंड जनित्र। अब कंपाउंड जनित्र में हम चलते हैं नंबर 1 लॉन्ग शंट पर। डायग्राम बना लेते हैं। अभी आपको बताएं कि फील्ड वाइंडिंगें 2 हैं, एक सीरीज फील्ड और दूसरी शंट फील्ड। तो सबसे पहले हम लॉन्ग शंट पढ़ रहे हैं, तो लॉन्ग शंट का संयोजन ये आपके सामने, एक सीरीज फील्ड बन गई और दूसरी शंट फील्ड भी बन गई। सीरीज फील्ड हो गया, शंट फील्ड हो गया ये, और यहाँ पर आर्मेचर बन गया। इसको हमने आपस में जोड़ दिया और वही कंडीशन आगे एक ICDP लगाएंगे। सर्किट डायग्राम में ICDP लगेगा
जो नियंत्रक युक्ति होती है जिससे हम परिपथ को नियंत्रित करते हैं और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको लोड प्राप्त हो जाता है, जिसे हिंदी में बोला जाता है भार, या हम ये कह सकते हैं कि ये उपभोक्ता युक्ति है, ये उपभोक्ता युक्ति है लोड। ये आर्मेचर, ये सीरीज फील्ड, ये शंट फील्ड। आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए SC का मतलब सीरीज, SH का मतलब शंट, तो यहाँ पर ये सीरीज में जुड़ी हुई है आर्मेचर के, इसलिए सीरीज फील्ड। ये समानांतर क्रम में जुड़ी हुई है, इसलिए ये शंट फील्ड। अब लॉन्ग शंट क्यों बोला जाता है ये समझ लेते हैं पहले। लॉन्ग शंट इसलिए बोला जाता है कि सीरीज फील्ड और आर्मेचर दोनों के समानांतर क्रम में जब शंट फील्ड वाइंडिंग जुड़ी होगी तो वो मशीन कहलाएगी या वो कनेक्शन कहलाएगा लॉन्ग शंट। ठीक, वो कनेक्शन लॉन्ग शंट कहलाएगा। अब आगे यहाँ पर कंडीशन अलग हो जाती है। यहाँ पर कंडीशन, आपने सीरीज और शंट पढ़ा था धारा ज्ञात करने के लिए, यहाँ पर कंडीशन अलग हो जाती है। देखिए यहाँ पर जो कंडीशन बनती है वो IA, ISC, आगे बढ़ने के बाद धारा यहाँ पे आती है ISH और यहीं से आगे बढ़ जाता है IL। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं हम कि IA बराबर ISE, क्योंकि सीरीज में जुड़ा हुआ है तो आर्मेचर धारा बराबर सीरीज फील्ड धारा बराबर लिख सकते हैं हम ISH प्लस IL, ISH प्लस IL। ठीक, यहाँ पर धारा ज्ञात करने के लिए ये चीज, ये सूत्र प्रयोग होगा। अब थोड़ा सा इसमें और पढ़ते हैं सीरीज फील्ड और शंट फील्ड, क्योंकि आपने अभी तक केवल सीरीज और शंट ही पढ़ा था। यहाँ पे कंपाउंड होने पर वो चीज़ें बदल गई हैं, दोनों मशीनों का संयोजन यहाँ शामिल हो गया है। सीरीज का भी संयोजन है, शंट का भी संयोजन है। हम अंतर यही है कि दोनों को एक ही मशीन में बना दिया गया है। तो देख लेते हैं, हमने आपको सीरीज फील्ड में बताया था सीरीज जनरेटर के समय कि सीरीज फील्ड की संरचना मोटे तार और कम टर्न की होती है। क्यों? क्योंकि लोड पर प्रवाहित होने वाली संपूर्ण धारा का वहन सीरीज फील्ड को ही करना पड़ता है। दूसरा शंट फील्ड, शंट फील्ड जो होती है ये पतले तार और अधिक टर्नों की बनाई जाती है। कारण कि आर्मेचर के द्वारा उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल के लिए जो उपयोगी चुंबकीय फ्लक्स है वो संपूर्ण शंट फील्ड के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। अर्थात शंट फील्ड जब तक पूरी तरह उत्तेजित नहीं हो जाएगी, अर्थात संतृप्त नहीं हो जाएगी, तब तक ये जनित्र अपनी दक्षता के अनुरूप विद्युत वाहक बल को उत्पन्न नहीं कर पाएगा। यही कारण होता है कि प्रारंभिक अवस्था में या जब हम चलाना प्रारंभ करते हैं उस अवस्था में हम ICDP को ऑफ कंडीशन में रखते हैं। कारण कि आर्मेचर से प्रवाहित होने वाली धारा यदि परिपथ क्लोज है, परिपथ बंद है, तो दो पथ पे प्रवाहित होने लगेगी। समानांतर क्रम है, दो पथ पे प्रवाहित होने लगेगी, तो शंट फील्ड पूरी तरह से उत्तेजित नहीं हो पाएगी। अन्यथा की स्थिति में क्या होगा? हमने बताया कि संपूर्ण दक्षता से कार्य नहीं कर पाएगा, तो वो कंडीशन वही होगी कि संपूर्ण दक्षता आपको नहीं प्राप्त हो पाएगी। इसलिए इसे ऑफ कंडीशन में रखते हैं और आर्मेचर से प्रवाहित होने वाली संपूर्ण धारा प्रारंभिक अवस्था में फील्ड में आती है, अर्थात शंट फील्ड में प्रवाहित होती है। और शंट फील्ड जब उत्तेजित हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि संतृप्त हो जाता है, तो संतृप्त हो जाने के बाद हम धारा के मान को बढ़ाएं या धारा के मान को घटाएं, कोई फर्क चुंबकीय फील्ड में नहीं होता। उस समय हम ICDP स्विच को ऑन कंडीशन में करेंगे और अपना कार्य प्रारंभ करेंगे। ये हो गया लॉन्ग शंट। शॉर्ट शंट में थोड़ा सा लॉन्ग शंट से परिवर्तन कर दिया गया है, बहुत अधिक नहीं, थोड़ा सा ही। इस शंट फील्ड बाइंडिंग को केवल आर्मेचर के समानांतर में जोड़ दिया जाता है, केवल आर्मेचर के समानांतर में। जब आर्मेचर के समानांतर में जोड़ देंगे तो उस समय यहां पर
फील्ड वाइंडिंग शॉर्ट हो जाएगी या शंट फील्ड वाइंडिंग शॉर्ट हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, इसलिए इसको शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र बोलेंगे। आगे अब लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट के बाद हम देखते हैं हमारे पास एक और वर्गीकरण किया गया है कंपाउंड जनित्र का, डिफरेंशियल। कंडीशन वही है लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट की। डिफरेंशियल और कम्युलेटिव आपने इसके पहले लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट में पढ़ा कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है उसे हम घटाते और बढ़ाते हैं, अर्थात उसका संयोजन परिवर्तित करते हैं। लेकिन डिफरेंशियल और कम्युलेटिव में हम वही प्रक्रिया सीरीज फील्ड पर करते हैं। डायग्राम से देखते हैं, ये शंट फील्ड वाइंडिंग हो गई, ये आर्मेचर हो गया और यहां पर सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। आगे इधर लोड है, FSC, FSH और यहां पर लोड। कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है, सेम वही चीज़ है जो हमने लॉन्ग शंट में पढ़ा था, कोई परिवर्तन नहीं है। हमने जो लॉन्ग शंट में जो डायग्राम पढ़ा था वही डायग्राम यहाँ पर मिल रहा है हमें, किसमें, जो भी मिल रहा है। अभी देखते हैं कि बनता क्या है। देखिए डिफरेंशियल और कम्युलेटिव, डिफरेंस का मतलब भिन्न, अलग अलग, और कम्युलेटिव का मतलब एक समान या जुड़ने वाला। डिफरेंशियल मतलब अलग होने वाला और कम्युलेटिव का मतलब यहाँ पर है कि जुड़ने वाला। अब अलग होने और जुड़ने की बात जो कही जा रही है वो चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करती है। दो चीज़ें हैं यहाँ पर, शंट फील्ड और सीरीज फील्ड। शंट फील्ड और सीरीज फील्ड दो चुंबकीय क्षेत्र हैं। इन्हीं दोनों चुंबकीय क्षेत्र पर ये निर्भर करेगा कि किस तरह का जनित्र है। जब देखिए, जब टोटल फ्लक्स जो होगा ये आपका बन जाएगा फाई SH प्लस फाई SE, अर्थात सीरीज फील्ड से उत्पन्न होने वाला चुंबकीय फ्लक्स और शंट फील्ड से उत्पन्न होने वाला चुंबकीय फ्लक्स जब आपस में जुड़ेगा तो वो हो जाएगा कम्युलेटिव, वो कहलाएगा कम्युलेटिव। लेकिन जब टोटल फ्लक्स बराबर होगा फाई SH माइनस फाई SE तो ये कहलाएगा डिफरेंशियल, अर्थात यहाँ पर जो सीरीज फील्ड के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स है वो शंट फील्ड के चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करेगा, शंट फील्ड के चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करेगा तो कहलाएगा डिफरेंशियल। और जब सीरीज फील्ड का फ्लक्स शंट फील्ड से जुड़ने वाले स्वभाव का होगा तो कहलाएगा कम्युलेटिव। देखते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों की चुंबकीय, देखिए यहाँ से आर्मेचर है, आर्मेचर से प्रवाहित होने वाली धारा ये, और इसमें भी धारा इस दिशा में, दोनों एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। तो चुंबकीय फ्लक्स इसमें इधर और चुंबकीय दूसरे तरफ का चुंबकीय फ्लक्स शंट सीरीज फील्ड का, वो भी दोनों जब एक दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं तो आपस में जुड़ने वाले स्वभाव के हैं। अर्थात इस कंडीशन में जो इसका नाम कहा जाएगा वो रहेगा कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र। डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र देख लेते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र जो होगा उसमें संरचना थोड़ी सी बदल जाती है। जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उसके संयोजन को परिवर्तित कर दिया जाता है। ये देखिए, जब संयोजन परिवर्तित हो जाएगा तो यहाँ से प्रवाहित होने वाली जो चुंबकीय बल रेखा है वह
बदल जाएगी, वह बदल जाएगी। अब देखिए यहाँ से सीरीज शंट फील्ड की धारा और सीरीज फील्ड की धारा दोनों आपस में विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हैं, इसलिए ये कहलाता है कम्युलेटिव और डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र। डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र थोड़ा सा और समझते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे ही लोड धारा का मान बढ़ता है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र में जैसे ही लोड धारा का मान बढ़ता है, टर्मिनल वोल्टेज का मान घट जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज बढ़ने और घटने की जहाँ आवश्यकता होती है उस स्थान पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे वेल्डिंग, वेल्डिंग का कार्य, वेल्डिंग के कार्य पे क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था में वोल्टेज का मान हाई होता है, बहुत उच्च होता है, लेकिन जैसे ही हम वेल्डिंग क्रिया प्रारंभ करते हैं तो वहाँ पर लोड धारा का मान बढ़ने से टर्मिनल वोल्टेज का मान घटकर 100 वोल्ट पर लगभग आकर स्थिर हो जाता है। तो वेल्डिंग के लिए उपयुक्त जनित्र जो होता है वो डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र ही होता है, ठीक। और कम्युलेटिव में लोड बढ़ने या घटने अर्थात लोड धारा बढ़ने या लोड धारा घटने से जनित्र के टर्मिनल पर उपस्थित वोल्टेज के मान में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज में टर्मिनल वोल्टेज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। तो ये रहे आपके सीरीज, शंट और कंपाउंड जनित्र। कंपाउंड जनित्र में हमने 4 तरह के जनित्र पढ़े, एक लॉन्ग शंट, दूसरा शॉर्ट शंट, तीसरा डिफरेंशियल और चौथा कम्युलेटिव। अब हम जो पढ़ेंगे वो हमारा बिंदु होगा जनित्र का विद्युत वाहक बल। जनित्र का विद्युत वाहक बल बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि जनित्र से विद्युत वाहक बल ही उत्पन्न किया जाता है और जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर उत्पन्न होता है। इसलिए हम पढ़ेंगे EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। चलिए EMF पढ़ते देखते हैं। आपको बताया गया था मौलिक आवश्यकता में बताया गया कि चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है, आर्मेचर की आवश्यकता होती है। देखिए 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं, आर्मेचर हो गया, उसके बाद यांत्रिक ऊर्जा, ये 3 चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं जनित्र में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में, क्षेत्र से तात्पर्य है फाई से या फ्लक्स से, आर्मेचर से तात्पर्य है चालक से। आर्मेचर तो वही कहलाएगा जिसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने वाले या जिस पार्ट पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने वाले चालकों को स्थापित किया जाएगा। अब यांत्रिक ऊर्जा का तात्पर्य है टर्न से। यांत्रिक ऊर्जा हम शाफ्ट पर आरोपित करके घूमने वाले पार्ट को घुमाने का कार्य करते हैं। ये 3 चीजें तो बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए EMF का जो सूत्र बनेगा EMF बराबर तीनों चीजें। अब इन तीनों में से किसी भी एक के मान में आप परिवर्तन करेंगे तो विद्युत वाहक बल बदल जाएगा या विद्युत वाहक बल परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात ये तीनों क्या हैं, ये तीनों आपस में एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि अनुक्रमानुपाती हैं। अर्थात किसी एक में भी परिवर्तन करने से EMF के मान में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा फाई जेड एन बटे 60। अब 60 की बात करें तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और ये 60 इसीलिए दिया गया है कि 1 सेकंड में चालक के घूमने की संख्या, ठीक। आगे 2 चीजें होती हैं, बाइंडिंग, आर्मेचर की जो बाइंडिंग होती है वो 2 प्रकार से की जाती है। एक होता है लैप
और दूसरा होता है वेब, लैप बाइंडिंग और वेब बाइंडिंग। तो ये भी आपको रखना पड़ेगा, गुणे P/A, ये आपका बनता है जनित्र के विद्युत वाहक बल का समीकरण। अब बात आती है P और A, यहां पर देख लेते हैं पहले। F का मतलब चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स की संख्या, Z का मतलब आर्मेचर चालकों की संख्या, N का मतलब आर्मेचर के घूमने की संख्या, और P हमने बताया कि लैप बाइंडिंग और वेब बाइंडिंग। ध्यान से समझिएगा, ये चीज भूलती बहुत है। पहले हम लिख लेते हैं LAP, लैप बाइंडिंग। यदि लैप बाइंडिंग है तो लैप को हम केवल L से देखते हैं, L से देखते हैं। तो लैप बाइंडिंग में क्या होता है, जब लैप बाइंडिंग है तो उसमें A बराबर हो जाता है P, A बराबर P। और यदि वेब बाइंडिंग है तो वेब बाइंडिंग में A बराबर हो जाता है 2। चलिए यहां समझते हैं। P का मतलब पोल की संख्या, P का मतलब आर्मेचर पोल की संख्या, और A का मतलब आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या। P का मतलब आर्मेचर पोल की संख्या और A का मतलब आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या। यदि लैप बाइंडिंग है तो समानांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के समान होगी, और यदि वेब बाइंडिंग है तो समानांतर पथों की संख्या का मान हो जाएगा 2। ठीक, ये हो गया विद्युत वाहक बल का समीकरण। φZn P/60 गुणे A, या 60 है। ठीक है, यदि लैप बाइंडिंग है तो A बराबर P हो जाएगा, और वेब बाइंडिंग है तो A बराबर 2 हो जाएगा। एक टॉपिक और बच रहा है, थोड़ा जल्दी से उसे भी पूरा कर लेते हैं। अंतिम जो बिंदु है हमारा वो है क्षतियाँ। हमने आपको बताया था क्षतियाँ 3 प्रकार की होती हैं, ताम्र क्षति, लौह क्षति और यांत्रिक क्षति। क्षतियाँ, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ताम्र क्षति। ताम्र क्षति वह क्षति कहलाती है जो मशीन में उपस्थित कुंडलियों में उत्पन्न होती है, अर्थात चालकों में होती है। जितने भी ताम्र चालक अर्थात जितनी भी बाइंडिंग या जितने भी कॉपर के मटेरियल प्रयोग किए जाएंगे उनमें उत्पन्न होने वाली क्षतियाँ जो होती हैं वो ताम्र क्षतियाँ कहलाती हैं। होती कैसे हैं आप समझिए। आपको बताया गया है कि कुंडली, क्षति का मतलब जिसका हम उपयोग ना कर सकें, जिसका हम उपयोग ना कर सकते वो हमारे लिए क्षति है। यहाँ पर हम जब धारा को प्रवाहित करते हैं, कुंडली में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक में बताया गया है कि धारा प्रवाहित होने पर 3 चीजें उत्पन्न होती हैं। एक चुंबकीय फ्लक्स, दूसरा प्रतिरोध और तीसरा ऊष्मा। ये चालक का गुण है। ये तीनों चीजें वहां पर पाई जाएंगी जब धारा प्रवाहित होगी। तो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, फ्लक्स की बात करें, धारा प्रवाहित करने पर फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, तो फ्लक्स का उपयोग हम कर रहे हैं जिसके द्वारा विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति हो रही है। चालक है इसलिए प्रतिरोध चालक का रहेगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और उत्पन्न हो रही है, हीट, ऊष्मा, जिसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसी को हटाने के लिए हम एक पार्ट का उपयोग करते हैं, कूलिंग फैन। देखिए समझिएगा, यहाँ पर जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उसको कम करने के लिए हम कूलिंग फैन का उपयोग करते हैं कि हमारी मशीन ठंडी होती रहे। अब इसको कम करना है, उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये ऊष्मा जो उत्पन्न होगी उस ऊष्मा को उत्पन्न करने में जितनी भी धारा या जितनी भी वैद्युतिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, ये हमारे लिए ताम्र हानि कहलाएगी या ताम्र क्षति कहलाएगी।
तो ताम्र क्षति देख लीजिए, हमारे पास बाइंडिंगें कहाँ होती हैं, एक तो होती है सीरीज फील्ड बाइंडिंग, देखिए सीरीज फील्ड में जो क्षति होगी वो कहलाएगी I स्क्वायर एस ई इंटू आर एस ई। यदि शंट फील्ड है तो शंट फील्ड में जो क्षति होगी वो होगी I स्क्वायर एस एच इंटू आर एस एच। यदि इंटरपोल बाइंडिंग है तो इंटरपोल बाइंडिंग में होने वाली क्षति आई, यहाँ पर आई पी हो जाएगा, आई पी गुणे आर आई पी इंटरपोल। ऐसे जहाँ जहाँ आपको ताम्र चालक मिलेंगे उन सब में जो क्षतियाँ होंगी वो इस तरह निर्धारित की जाएंगी। एक चीज़ और कह सकते हैं, वेस्ट मतलब क्षति बराबर होता है I स्क्वायर आर। क्षति वाट में निर्धारित की जाती है या इसकी इकाई वाट होती है, और यहीं पर हम समझ लें कि P बराबर हमने पढ़ा है पावर की इकाई भी वाट होती है, और ये भी कह सकते हैं कि P बराबर I स्क्वायर आर, अर्थात उपयोग ना होने वाली जो शक्ति है वो कहाँ से ज्ञात होगी, I स्क्वायर आर से। तो जिस पार्ट में वो शक्ति व्यय हो रही है हम उसके आधार पर ज्ञात करेंगे। आगे अगला है लौह क्षति। लौह क्षति दो प्रकार की होती है। पहली होती है हिस्टैरिसीस क्षति, और दूसरी होती है एडी करंट। समझते हैं हिस्टैरिसीस, चुंबकीय पदार्थ के बार बार चुंबकित और विचुंबकित होने में खर्च हुई ऊर्जा या व्यय हुई ऊर्जा हिस्टैरिसीस क्षति के रूप में ज्ञात की जाती है। एक बार फिर से, चुंबकीय पदार्थ के बार बार चुंबकित और विचुंबकित होने में जो शक्ति व्यय होती है या जो शक्ति नष्ट होती है वो कहलाती है हिस्टैरिसीस क्षति। हिस्टैरिसीस क्षति को प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल W स्मॉल h। इसका सूत्र होता है नीटा BM 1.6 इंटू F इंटू V। यहाँ पर नीटा ये आपका हिस्टैरिसीस नियतांक होता है, ठीक है। BM, V का मतलब आपने पढ़ा होगा वेबर, आपने चुंबक में पढ़ा होगा वेबर। M का मतलब मैक्सिमम अर्थात अधिकतम चुंबकीय बल। आगे F फ्रीक्वेंसी से संबंधित है, और V जो दिया गया है आयतन, V दिया गया है आयतन। किसका आयतन? जो पदार्थ बार बार चुंबकित और विचुंबकित होता है, अर्थात कोर, जिस पर कुंडली को स्थापित किया गया है, ठीक। नीटा हिस्टैरिसीस नियतांक, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, फ्रीक्वेंसी और कोर का आयतन, ये हो गया। अब आते हैं एडी करंट। एडी करंट क्षति, देखिए एडी करंट क्षति का सूत्र होता है, या एडी करंट को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल W और स्मॉल ई से, कैपिटल W स्मॉल ई। एडी करंट क्षति बराबर होता है BM की पावर 2F और T, अर्थात VM स्क्वायर, F स्क्वायर और T स्क्वायर। सारी चीज़ें वही हैं, केवल यहाँ पर T बदल गया है। यहाँ पर T जो दिया गया है इसका मतलब है लैमिनेशन की मोटाई। लैमिनेशन की मोटाई, ये हो गई लौह क्षति।
लौह क्षति के बाद यांत्रिक क्षति पढ़ते हैं। देखिए, लौह क्षति जो होती है ये आपकी बताई गई है कि यह लगभग स्थिर क्षति कहलाती है, क्योंकि इसमें भार परिवर्तन से किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जबकि ताम्र क्षति परिवर्ती क्षति कहलाती है, क्योंकि वह लोड पर निर्भर करती है कि लोड बढ़ने और घटने से कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में भी परिवर्तन होता है, इसलिए वह क्षति परिवर्तित होती रहती है। आता है यांत्रिक क्षति। यांत्रिक क्षतियाँ कई प्रकार की होती हैं, जैसे हम कह सकते हैं वायु घर्षण क्षति, वियरिंग घर्षण क्षति, अर्थात मैकेनिकल, या हम ये कह सकते हैं कि यांत्रिक क्रिया के द्वारा जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है, यदि हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं तो वह हानि में जाती है। यांत्रिक क्षति भी स्थिर क्षति कहलाती है। यहाँ पर ये तो आपकी 3 क्षतियाँ हो गई। यदि हम जनित्र की बात करें और जनित्र में ज्ञात करना हुआ हमें कुल क्षति क्या होती है, तो कुल क्षति बराबर होता है नियत क्षति धन अस्थिर क्षति। कुल क्षति, जनित्र में कुल क्षति या मशीन में कुल क्षति बराबर नियत क्षति धन अस्थिर क्षति। अब अस्थिर क्षति की बात अगर करें तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें मिल सकती हैं। एक तो लौह क्षति मिलती है, लौह क्षति मिलती है, और दूसरी जो मिलती है वो आपको यांत्रिक क्षति भी मिल रही है, अर्थात लौह क्षति और यांत्रिक क्षति का योग हो जाएगा। यहीं पर आपके जनित्र चैप्टर का जो रिवीजन था वो समाप्त हुआ। कल या अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम आपको डीसी मोटर बताएंगे। आपका नया चैप्टर होगा डीसी मोटर। तब तक के लिए धन्यवाद।